साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है और उसमें हमने इम्यूनोलॉजी को डिटेल में पढ़ना शुरू किया है। तो जैसा कि अभी तक हमने इन्नेट इम्यूनिटी को कवर किया था और हमने इन्फ्लेमेशन को कवर कर लिया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो इसमें बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको वापस से वॉच कीजिएगा, ठीक है? तो ख़ैर अब हम यहाँ पे फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक इन्नेट इम्यूनिटी को देख लिया, टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में देख लिया और होप करते हैं कि आपने भी टीएलआर के रेफरेंस में जो मैंने आपसे बोला था वो आपने किया होगा। तो ख़ैर अब हम यहाँ पे जो आगे बढ़ते हैं और इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम, तो जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइलाइटेड किया हुआ है। जैसे इम्यून सिस्टम जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होती है जो कि सभी के लिए पर्याप्त है फाइट करने के लिए, पैथोजन के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होता है? इन मैनी केस द सिस्टम वर्क टुगेदर विद स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है? तो ये 2 काम करते हैं साथ-साथ, मतलब हमेशा मैंने आपको बता रखा है इन्नेट और एडाप्टिव दोनों इम्यूनिटी जो होती हैं, वो एक साथ कार्य करती हैं। अब ये कैसे इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो इसके बारे में आपको मैं बार-बार बता रखा हूँ कि हिस्टोरिकल इवेंट आप हमेशा याद रखिएगा, तो वहाँ से ही रिलेटेड एक यहाँ पे हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ख़ास तौर से आईसीएमआर के लिए। और वैसे भी आप थोड़ा-सा रिकॉल रखिए, क्या ही दिक्कत है अगर साइंटिस्ट के बारे में अगर आप जान जाते हैं, ठीक है? तो क्योंकि इंटरव्यू में भी कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा-सा पढ़िएगा। तो जैसा कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट था कि कैसे मतलब स्पेसिफिक इम्यूनिटी कार्य करती है, तो उसके लिए वॉन बेहरिंग एंड किटेस्टो ये 2 साइंटिस्ट थे जर्मनी के, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो जैसा कि पहले आपको पता है कि ब्लड जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी का, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था कि गिनिया पिग में इंजेक्ट किया सब लीथल डोज़ ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन डेवलप इन देयर ब्लड सीरम एंड a factor that protect other guinea pig from the lethal dose of the same toxin, ठीक है? तो आप इसको पहले यहाँ पे सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि सीरम क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि ब्लड से रिलेटेड एक लेक्चर होगा, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ पे ये मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि सीरम जो होता है वो प्लाज़्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर को अगर आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है? तो जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? वो सीरम होगा, ठीक है? तो पहली बात तो आपने सीरम को समझ लिया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि गिनिया पिग लिया, जो इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल था, उसमें इन्होंने क्या किया कि सबका सीरम आइसोलेट किया। हालाँकि सीरम आइसोलेट करने से पहले क्या किया इन्होंने यहाँ पे सब लीथल डोज़ ऑफ ए बैक्टीरियल स्ट्रेन ए मतलब डिप्थीरिया या आप कह सकते हैं दूसरे स्ट्रेन का दिया इन्होंने। फिर इसके बाद सभी एनिमल का सीरम को निकाला और फ्रेश दूसरे गिनिया पिग में इन्होंने इंजेक्ट कर दिया। जिससे इनको क्या मिला कि नॉर्मल पे कोई उसका एक्सपोज़र नहीं था, तो वो तो डिप्थीरिया कॉज़ होना ही था और दूसरा जो था वो दूसरे स्ट्रेन का था, तो भाई उसमें डिप्थीरिया स्ट्रेन था नहीं, तो यहाँ पर भी डिज़ीज़ कॉज़ होना था। बट प बीच वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये जो था वो स्ट्रेन ए यानी कि ये डिप्थीरिया के लिए था। तो ये क्या किया, ये एनिमल जो था वो सर्वाइव किया। कोई कन्फ्यूज़न? नहीं, ये कन्क्लूज़न में लिखा हुआ है सीरम ऑफ टॉक्सिन एक्सपोज्ड गिनिया पिग इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट लेटर एक्सपोज़र टू अ लीथल dose of the toxin from the same genetic strain of bacteria but not a different strain। इसीलिए जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है वो आपकी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। ये बात हम आपको बता रखे हैं, ठीक है? इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है? बाद में इन्होंने इसको शो किया कि जो आपकी ये प्रोटीन है ये आखिर कौन चीज़ है? तो ये एंटीबॉडी है एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी फ्रॉम एंटीबॉडी ये तरीके की जो चीज़ें हुई, उनको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर आप मतलब इन्होंने क्या किया, ये तो एक्सपेरिमेंट से तो पहले इन्होंने जस्टिफाई किया कि हाँ, क्या फैक्टर है, तो वो इनको समझ में आया कि वो सीरम है। फिर इन्होंने क्या किया, द लिस्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, नोबेल प्राइज़ के बाद जो लिखा है, लेटर द एजेंट यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? लेटर द एजेंट ऑफ दिस इम्यूनिटी वाज़ आइडेंटिफाइड as antibody protein and the process of developing immunity from antibodies received from another individual। इसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है? तो मतलब इन्होंने बाद में इन्होंने एक चिल्ड्रन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेहरिंग रियलाइज्ड दैट द सीरम प्रोटेक्शन माइट वर्क इन ह्यूमन डिजीज, इट डिड एंड ही वन द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट टू प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट डिप्थीरिया। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। तब हम उसको क्या बोलते हैं, उस केस में हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है?
इसके बाद ये आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बता रखा है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है वो डिस्ट्रॉय करने के कार्य आती है, ठीक है। इसके बाद एडाप्टिव इम्यूनिटी के 4 की फीचर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पेसिफिसिटी होती है, उसके बाद सेल्फ नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए जैसे मैंने आर्मी के बारे में बताया था। और इसके बाद डाइवर्सिटी होनी चाहिए नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स के खिलाफ, कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि ऐसा नहीं है भाई पैथोजन क्या कोई एक दो है, पैथोजन तो बहुत सारे हैं, जैसे आपको पता है वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटिस्टा है, तो सभी के खिलाफ होनी चाहिए। तो यानी कि उसकी जो वैरायटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर मेमोरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे थोड़ी-सी स्पेसिफिसिटी की बात की गई है, तो जैसा कि आपको पता है लिम्फोसाइट बी और टी सेल जो होते हैं वो कार्य करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये इमेज बनी हुई है, एंटीजन एंटीबॉडी कैसे इंटरैक्ट करते हैं। एंटीजन का वह पार्ट जो एंटीबॉडी से इंटरैक्ट करेगा उसको हम एपिटोप बोलते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी। तो ख़ैर ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है? और स्मॉल पोर्शन और जो एंटीबॉडी का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराटोप बोलते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा एंटीजन मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं, एंटीजन डिटर्मिनेंट जो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ए लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको सही से हाईलाइट कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटीजन डिटर्मिनेंट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जैसे आपके ये क्या होंगे, में भी प्रेजेंट होंगे, ये आपके अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जरूरी नहीं है कि एंटीजन हमेशा प्रोटीन होंगे, वो पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसके पहले भी आपको बता रखी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके बाद डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेल्फ फ्रॉम अनसेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। तो ह्यूमन बॉडी कंटेंट 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन ईच विद अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं, हालांकि आपने ये पता पढ़ा होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसी को 3D कहते हैं। और एंजाइम्स जो होते हैं ये आपको पता होगा ना, ये 3D स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है वो 90% जो होते हैं वो 3D होते हैं, ठीक है। तो एंटीजन जो होते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंटीजन किस फॉर्म में बॉडी में रहते हैं या क्या करते हैं, तो वो 3D फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, दस एवरी सेल्स इन द बॉडी बियर्स इन ए ट्रेमेंडस नंबर ऑफ एंटीजन, ठीक है। लेकिन हमें अपने ऊपर अटैक नहीं करना है, वही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इसके बाद डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि पैथोजेंस के नाम में आपको पता है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, मल्टीसेलुलर पैरासाइट, इस तरीके से बहुत सारे आपके डाइवर्सिटी में आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक बार उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो फर्दर इन्फेक्शन आपको ना होने पाए, उसके लिए मेमोरी होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यूजुअली सर्व एज द रिपीट्स ऑफ चाइल्डहुड डिजीज सच एज चिकन पॉक्स। जैसे आपको कभी बचपन में चिकन पॉक्स हुआ होगा, बट अब वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसको उसके खिलाफ क्या है, रिमेम्बर है, यानी कि उसको जो है वो बात याद है कि ये पर्टिकुलर पैथोजन हमारी बॉडी में आया था, ठीक है। अब हम इसके बाद जो बात करने वाले हैं वो टू टाइप ऑफ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, इंट्रैक्ट एंड ओवरव्यू। तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड होती हैं। तो बी सेल एंटीबॉडी बनाती हैं, ये आपको पता है। टी सेल्स जो होती हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और दोनों ही हमेशा साइमल्टेनियसली, ये मैं आपको बार बार लिख देता हूँ, साइमल्टेनियसली एंड कोऑपरेटिवली कार्य करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो इन्नेट हो चाहे अडाप्टिव हो, चाहे अडाप्टिव में अगर आप बी सेल या टी सेल्स पढ़ते हैं, दोनों ही या सभी चीजें, ठीक है। ये मैं आपको वापस से एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन तो आपको मेरे लेक्चर के बाद रखना ही नहीं है कि या इन्नेट हो इन्नेट हो या एडाप्टिव हो, इन्नेट हो या एडाप्टिव हो, दोनों ही दोनों ही जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल कार्य नहीं करती है, कि पहले इन्नेट कार्य करेगा फिर एडाप्टिव करेगा, दोनों ही एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करती है। अब इसी तरीके से जब एडाप्टिव में आप बात करते हैं तो बी सेल्स होती हैं, ठीक है, और टी सेल्स होती हैं, ठीक है। दोनों ही साइमल्टेनियसली कार्य करती हैं, ठीक है। तो बस मेरा यही बताना है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैन प्रेजेंट द एंटीजन टू द इम्यून सिस्टम, इन दिस वे दे कलेक्टिवली डिफर्ड एज
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ है, तो ये आप इसको भी समझ लीजिए। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बेसिकली क्या होता है कि कुछ सेल्स, मतलब कुछ सेल्स का कार्य निर्धारित किया गया है कि आपको क्या करना है, आपको फॉरेन एंटीजन को पकड़ना है, ठीक है? कैप्चर करना है, ठीक है? और उनको प्रस्तुत करना है आपको टी सेल और बी सेल्स, ठीक है? तो यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई एक पुलिस है, ठीक है? और टी सेल और बी सेल जो हैं वो क्या है, जज हैं। आप इस तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है? मतलब पुलिस इनको पकड़ेगी और इनको टी सेल और बी सेल्स के आगे प्रस्तुत किया जाएगा। फिर ये डिसाइड करेंगे कि इनको क्या करना है, इनको किल कर देना है या इनका क्या करना है, ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी, इस चीज़ को क्या कहते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और वो कौन-सी सेल्स थी, आपको रटा दिया है बीएमडी, ठीक है? बी से आपका बी सेल्स हो जाती है, एम से मैक्रोफाज, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक है? और डी से क्या होगा, डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ से आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। बाकी वो कैसे प्रोसेस करके लाती हैं, वो एक अपनी एक अलग स्टोरी है, वो हम उसको भी समझेंगे कि कैसे ये प्रोसेस करके लाती हैं। ठीक है, तो बट ख़ैर आपको इतना, ये 3 सेल्स का नाम आपको याद रखना है कि एंटीजन प्रेज़ेंटिंग सेल्स क्या होती हैं, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है फ़िलहाल के लिए, ठीक है? और इनका क्या रोल है और ये सारी चीज़ें कैसे आपस में एक साथ मिलके कार्य करती हैं, ठीक है? तो ये स्टोरी हो गई है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वही प्रॉपर्टी होती है जिसमें से जो की प्लेयर आपकी टी सेल्स में होती हैं, वो हेल्पर सेल्स होती हैं। जब वो देखती हैं, तो वो क्या करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं और कुछ साइटोकाइन सिक्रीट करती हैं, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा फिगर यहाँ पे बना हुआ है, इसको आप बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, मेड बाय बी सेल्स प्रोड्यूस करती है, बाइंड जब वो एंटीजन से बाइंड करेंगी एंड टू एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन एंड द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है? तो ये आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये बी सेल्स है, तो जब ये एंटीजन से बाइंड किया या फ्री एंटीजन इसको दिखा, ठीक है? तो ये क्या करती है, बी सेल्स जो होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ये आप देख सकते हैं। एंटीबॉडी जाके पैथोजन से बाइंड करेगा। इसके अलावा इस सेल्स को मान लीजिए ये फॉरेन फॉरेन एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसको दिखाएँगी टी हेल्पर सेल्स को। टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट करेगा, सिग्नल देगा बी सेल्स को और टीसी सेल्स को। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ ऐसे साइटोकाइन रिलीज़ हो रहे हैं जो बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और फर्दर जाके वो उनको खत्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत ही अच्छा फिगर है, सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा, फर्दर इनका फेगोसाइटोसिस कर दिया जाएगा। ठीक है? ये देख सकते हैं आप, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में दिया हुआ है। ह्यूमरल जो कि एक लैटिन वर्ड फ्लूइड से आया है, एंटीबॉडी रिएक्ट विद द एंटीजन, और ये जो होते हैं इन द ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। तो ये सारी बातें आपको पता है, जो कि एंटीबॉडी, ये बी सेल्स होती हैं, उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ एंटीबॉडी जो होते हैं वो सिक्रीट कर दिए जाते हैं। द फर्स्ट टाइम अ स्पेसिफिक एंटीजन इन्वेड द बॉडी, इट मे बी प्रेजेंटेड एंड देन डिटेक्टेड बाय बाइंडिंग ऑफ बी सेल रिसेप्टर। दिस बाइंडिंग एक्टिवेट द बी सेल और वो क्या करेगी, मल्टीपल कॉपी ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स में आपका क्या पता है, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि किसके लिए होता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या ट्यूमर सेल्स के लिए होता है, जहाँ पे जो कि कॉज्ड बाय द म्यूटेशन। हालांकि ये अपने में ही एक ब्रॉड स्टोरी है, बट आपको ये पता होगा कि जो ये कैंसर होता है, आपने पता होगा ना, कैंसरस जीन को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो होती हैं, ये प्रोटो ऑन्कोजीन होती हैं जो नॉन कैंसरस होती हैं। जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, म्यूटेशन हो जाता है, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये स्टोरी एक अलग है, बट खैर अभी इतनी बात आई है तो आप इसको याद रखेंगे। तो इन सेल्स पे कैंसरस सेल्स, ठीक है, ये आप देख लीजिए, कैंसरस सेल्स आप कह लीजिए या ट्यूमर सेल्स कह लीजिए, ठीक है, और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, इनके खिलाफ कौन कार्य करता है, इनके खिलाफ टी सेल्स कार्य करती है या साइटोटॉक्सिक सेल्स कार्य करती है। टी की साइटोटॉक्सिक, नाम में ही है साइटोटॉक्सिक, मतलब सेल्स को खत्म कर देना, ठीक है? और बी सेल्स की स्टोरी आपको पता ही चल गई है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेनेटिक चेंजेस एंड क्लोनल सिलेक्शन जनरेट द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। आखिर ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आ कैसे रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए क्या होता है, जेनेटिक चेंज एंड क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है? जेनेटिक चेंज में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि डीएनए का रीअरेंजमेंट, ठीक है?
तो ये कैसे आती हैं, ये इसका आंसर है। तो हम इसको डिटेल में अभी देखते हैं। तो क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, पहले बात तो आप ये समझ लीजिए। सबसे पहली बात, नाइव बी सेल्स होती है। नाइव का मतलब क्या होता है, जब कोई सेल्स कभी किसी से एनकाउंटर उसका नहीं हुआ है एंटीजन से, तब हम उसको नाइव सेल्स बोलते हैं। तो ईच नाइव सेल्स मेक अ डिफरेंट स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड डिस्प्ले इट्स ऑन सेल सरफेस। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक बी सेल्स की थी जिनकी सरफेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी थी। इसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन जिसका मान लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ये इससे आके फिट हो गया। ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये फिट हो जाएगा तो अभी ये बाकी जो एंटीबॉडी आपको दिख रही हैं वो शांति से बैठी रहेंगी, कार्य इसका स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये इस पे बाइंड करेगा, ये एंटीबॉडी पर्टिकुलर इस खांचे की संख्या जो होगी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हालाँकि ये रिस्पॉन्स जब आया है तो इसमें टी हेल्पर सेल्स ने भी सपोर्ट किया है, ये आप देख सकते हैं। आल्सो बाइंड टू a T helper cell, the T helper cell stimulate the B cell to dividing रिजल्टिंग इन द क्लोन ऑफ द सेल्स। तो ये क्या होगा, बहुत सारी ऐसी क्लोन बन जाएंगी और फिर क्या होती है, जो आपकी इफेक्टर सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स, वो एंटीबॉडी को सिक्रीट कर देती है और कुछ जो होती है वो मेमोरी के फॉर्म में रख ली जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी जो होंगी वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करेंगी, सम डेवलप कर दी जाएंगी। ठीक है, सम सेल डेवलप इनटू द प्लाज्मा सेल या इफेक्टर बी सेल दैट सिक्रीट द सेम एंटीबॉडी एज द पेरेंट सेल। और मेमोरी के लिए जो होती है, ताकि वो फर्दर जब वो आएगा तो वो क्या होगी, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और हमारी बॉडी में वो रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, क्योंकि क्लोन का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है, तो ये बहुत सारी आइडेंटिकल सेल्स आपकी तैयार हो गई, इसी को बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। सिलेक्शन का मतलब हमने किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाई, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी इज जनरेटेड प्राइमरली बाय द डीएनए चेंज, जो कि आपको पता है, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट एंड अदर म्यूटेशन जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा अब आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, फॉर नाउ इट इज क्लियर दैट द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम इज ए प्री डेवलप्ड। ये पहले से ही डेवलप होता है। हालांकि इस फिगर को आप देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अरे यार, एंटीजन पहले आया ना तब उन्होंने कार्य किया, बट ऐसा नहीं है। दूसरा देखने का पहलू ये भी है कि ये प्रोसेस होने के बाद तो आपने मेमोरी सेल्स बना ली ना, अब ये मेमोरी सेल्स जो होगी वो बनी हुई रखी हुई हैं, प्री डेवलप्ड है, तो जैसे ही एंटीजन वो आएगा ये स्टार्ट हो जाएंगी अपना इफेक्ट करना। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, ऑल ऑफ द मशीनरी अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड टू एन इमेंस डाइवर्सिटी ऑफ एंटीजन इज ऑलरेडी देयर इवन बिफोर द एंटीजन आर एवर एनकाउंटर्ड। ठीक है, तो ये प्री डेवलप्ड प्रोसेस होती है। इसके बाद एंटीजन बाइंडिंग सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर बी सेल टी सेल प्रोलिफरेशन, ये आपको पता ही है। क्लोन ऑफ द सेल्स, क्लोन क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल identical group derived from a single cell, all of which produce and secrete antibody with a same specificity for the receptor. इसके बाद बाइंडिंग एंड एक्टिवेशन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर लिम्फोसाइट व्हाइल प्रोलिफरेशन जनरेट द क्लोन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं, यहाँ पे उसी बात को बताया गया है, इम्यून सिस्टम रिमेंबर रखता है। कुछ इफेक्टर सेल्स होती हैं, इफेक्टर सेल्स जो होती हैं, इफेक्टर बी सेल्स को हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, और मेमोरी सेल्स जो होंगी वो उसको याद रखेंगी। ठीक है, इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है इस पैराग्राफ में, जो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, इफेक्टर सेल्स जो होती हैं वो फ्यू डेज तक जीवित रहती हैं, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, और मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग लिव्ड होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सी सेल्स जो है वो लॉन्ग लिव्ड रहती है, तो मेमोरी सेल्स रहती है। इफेक्टर का मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई इफेक्ट करेगा, पैथोजन से लड़ाई करेगा, तो उसकी तो डेथ हो जाएगी ना, मतलब कमजोर हो जाएगा, इस तरीके से आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। कुछ जो आपकी मेमोरी होगी उनको रख लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आपको ये यहाँ पे ये नाइफ की डिफिनेशन दी हुई है, व्हेन द बॉडी फर्स्ट इनकाउंटर अ पर्टिकुलर एंटीजन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड इन विच द नाइफ, नाइफ का मतलब होता है जो कभी अनएक्सपोज टू द एंटीजन, लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज करती हैं और प्रोलिफरेट करेंगी। ठीक है, इसके बाद हमेशा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है, मोर रैपिड एंड पावरफुल, ये हमेशा आप याद रखेंगे, जो कि बहुत तीव्र होता है और अच्छा होता है, जिसमें ह्यूज आर्मी ऑफ द प्लाज्मा सेल एंड इफेक्टर टी सेल्स जो होती हैं वो अपना कार्य करती है। इसके बाद आप यहाँ पे एक पार्ट और बचता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैक्सीन का ही पार्ट है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जी, वैक्सीन का ही पार्ट है। वैक्सीन आर एन एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, तो वैक्सीनेशन
के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो वही बेहरिंग का एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व है। तो आप यहाँ पे ये पूरी स्टोरी जो कि अभी मैंने इसको कवर कर दिया है, ठीक है? तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दे मस्ट बी अल्टर्ड सो दैट दे कैन नॉट कॉज डिजीज। मतलब जब भी आप वैक्सीन बनाते हैं, क्योंकि कि भाई उसको वैसे भी हमें इनएक्टिवेट कर दिया जा करना ही होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब वैक्सीन के लिए किसी पैथोजन को लेते हैं तो या तो हम उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कुछ कुछ वैक्सीन आपकी किल टाइप होती हैं, कुछ एटीन्यूएट कर दी जाती है। एटीन्यूएशन की डिफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि वायरस में इतना ज़्यादा म्यूटेशन कर देना कि वो नॉन टॉक्सिक हो जाए, ठीक है? और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बनाते हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा भी जाता है कि कौन-सी मतलब में यूज़ किया जाता है, तो आरडीटी के द्वारा ही वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है? इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना होगा। कंप्लीटली वाइड अप द सम डिजीज़, जिसमें से आपका स्मॉल पॉक्स ये वर्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है, या क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो स्मॉल पॉक्स अब नहीं होता है, ठीक है? बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनिमल डिस्टिंग्विश सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ एंड टॉलरेट देयर ओन एंटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली द बॉडी इज ए टॉलरेंट इट ओन मॉलिक्यूल, ठीक है? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी इसी साल अगर आप पेपर उठा के देखिएगा, ठीक है? ये आप डीबीटी, ठीक है? 2022 का पेपर उठाइएगा और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी जो इम्यून सेल्स हैं, ठीक है? आपकी जो इम्यून सेल्स होती हैं, वो खुद पर क्यों नहीं रिएक्ट करती हैं? तो उसका जो आंसर क्या है कि उनके में सेल्फ टॉलरेंस प्रॉपर्टी होती है। मतलब टेक्निकल टर्म ही पूछा गया था, तो जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो टॉलरेंस होता है, मतलब टॉलरेट करना, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आया था इस बार डीबीटी 2022 में, ठीक है? Any immature B or T cell that show the potential to mount an immune response against self antigen undergo programmed cell death या apoptosis, इसको हम क्लोनल डिलीशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप एक प्रोसेस को और समझ लीजिए। अभी हमने क्लोनल सिलेक्शन को पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं वो है क्लोनल डिलीशन, ठीक है? क्लोनल डिलीशन, इसमें क्या हुआ, मान लीजिए कि आपकी इतनी सारी क्लोन बनी और किसी भी कारणवश अगर वो अपने ही सेल्स पे वो कार्य करने लगी, अपने ही सेल्स को अपने ही सेल्स को वो खत्म करने लगे, तब हमको क्या करना होगा, हमें उस सेल पर्टिकुलर जो आपकी इम्यून सेल्स है, ठीक है? उसको हमें क्या करना होगा, हमें उसको निष्क्रिय कर देना होगा या उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोनल डिलीशन बोलते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपके सिस्टम में होती है कि अगर सेल्फ टॉलरेंस वो नहीं कर पा रहा है तो उस सेल्स को हमें ख़त्म कर देना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि कोई एक आर्मी में कोई एक बंदा है जो अपने ही देश से मतलब दिक्कत पैदा कर रहा है, तो आप उसको आर्मी में नहीं रख सकते हैं, आपको तुरंत ही उसको निष्क्रिय कर देना होगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? सेल्फ टॉलरेंस हमने समझ लिया, ठीक है? उसके इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये बताऊँगा, ये सब देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चार्ट दिया हुआ है, कुछ ह्यूमन पैथोजन उनके खिलाफ किनके खिलाफ वैक्सीन तैयार हो चुकी है, ठीक है? तो ख़ैर ये जो इसमें वैक्सिनेटेड पॉपुलेशन है, ये अगर आप नहीं याद रख सकते हैं, तो एटलीस्ट ये डिज़ीज़ याद रखिएगा। पहली बात तो ये देखिए कौन-कौन सी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, कौन-कौन सी वायरस डिज़ीज़ें हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किससे कॉज़ होते हैं। मान के चलिए ये आपका क्वेश्चंस निश्चित ही आएगा, जैसे एंथ्रेक्स बैसिलस स्पीशीज़ से होता है, वुपिंग कफ, टिटेनस, डिप्थीरिया, ठीक है? टाइफाइड, निमोनिया, कॉलरा, ठीक है? तो ये रोज़ रिकॉल करने वाली चीज़ें हैं, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, जिसमें फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडिनोवायरस, मीज़ल्स, मम्प्स, तो ये पूरा चार्ट मैं हाइलाइट कर देता हूँ, ठीक है? इसको आप प्रॉपर रीड आउट करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और ये तो आपको निश्चित पता होना चाहिए कि ये कौन-कौन सी डिज़ीज़ है, किससे कॉज़ होती हैं और या ये कहाँ-कहाँ पर मतलब किस कौन-सी डिज़ीज़ किस वायरस से हो रही है, ठीक है? तो इस वीडियो में अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब हम इसके थोड़े डिटेल पार्ट में चलेंगे, जहाँ पे हम बहुत सारी बातों को और डिस्कस करेंगे, थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो ख़ैर होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया। आज हमने टी सेल्स, बी सेल्स, एक्सपेरिमेंट्स को समझा, प्रॉपर्टीज़ को जाना, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी को समझा, ठीक है?
और फर्दर हमने यहाँ पे चार्ट को देखा जो आपको डेली रिकॉल करना है, और इस जो डाइवर्सिटी है अगर आप उसको जीन लेवल पे जाके समझना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे वो डीएनए रीअरेंजमेंट या क्लोनल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है। हालाँकि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हालाँकि ये एक अलग ब्रॉड टॉपिक है, अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी मैं वहाँ को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ। हालाँकि बस मैं सिंपल में ये बता देता हूँ कि यहाँ पे क्यों बात की गई। अगर आपसे पूछा जाएगा इम्यून सेल्स हैं, ठीक है? अभी तो हम केवल वैसी बातें कर रहे हैं मोटे तौर पे। लेकिन अगर और डिटेल में अगर आप जीन लेवल पे जाना चाहते हैं, तो ऐसा क्या हुआ जिससे इतनी सारी डाइवर्सिटी आ रही है और वो रिकॉग्नाइज़ कर ले रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डबल स्ट्रैंडेड जो आपका डीएनए होता है, तो आपने पढ़ा होगा, या आप इसको भी भूल जाइए अगर आपने मियोसिस पढ़ी होगी, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस में जो आपका वेरिएशन आता है, ठीक है? वेरिएशन आता है तो वहाँ कब आ रहा था वेरिएशन, ड जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही तो बोल रहे थे। जेनेटिक लेवल पे रिकॉम्बिनेशन ही तो हो रहा था। तो वही चीज़ बताई गई है कि क्रोमोसोमल का रीअरेंजमेंट, वहाँ पर भी तो मान लीजिए एक्सचेंज हो रहे थे जब आपका वेरिएशन पैचेटीन स्टेज में आ रहा था। तो जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें मियोसिस में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट में। तो पैचेटीन में जब हो रहा था तो मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, तो इसका इधर आ गया, इसका इधर आ गया, जिससे क्या हो गया वेरिएशन डेवलप हो गया। ठीक है? ठीक है, तो ये क्या हुआ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट ही तो हुआ। तो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाएगा कि आखिर क्या वजह से हुआ है, तो हम क्या आंसर करेंगे? डीएनए का रीअरेंजमेंट आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। बाकी इसको डिटेल में आप मॉलिक्यूलर अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं अगर है, तो अभी केवल आप इतना ध्यान रखिए, बाकी मैं इसको डिटेल में जब जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, तो मैं वहाँ पे इसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो ख़ैर अगर आपको अभी नहीं नॉलेज है डीएनए रीअरेंजमेंट के बारे में, तो अभी केवल आप इतना ध्यान रखिए कि इस प्रोसेस में डीएनए रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है? बाकी आपको परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, ठीक है? और इस चीज़ को आप डेली रिकॉल करिए। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? बाकी अगर आपको कहीं पर कोई भी समस्या होती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? और इसके अलावा भी पुराने लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उनको भी रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी